कोई भी देश जब लगातार विकास करता है तो देश विकासशील की कैटेगरी से हटकर विकसित देश बन जाता है धीरे धीरे। तो जब अर्थव्यवस्था लगातार विकास करती है तो उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, संरचनात्मक बदलाव आते हैं। इस तरह की 5 बदलाव की चर्चा की है मैंने। आंकड़ों से भरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए सवाल यहाँ से हमेशा उठते रहते हैं, इसको गैर महत्वपूर्ण बिल्कुल न समझिएगा। तो 5 तरह के बदलाव की चर्चा की है। पहला है, पहले मोटा मोटा दिखा दें, सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी में बदलाव आ जाता है। जैसे कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों के अंशदान यानी हिस्सेदारी में बदलाव आता है। दूसरा, लोगों के उपभोग का स्ट्रक्चर चेंज होता है ना। जब अल्प विकसित देश था तो उनका उपभोग कुछ और था, यानी जो खर्च उनका होता है उसे उपभोग कहते हैं। तो उनका उपभोग कुछ और था, कंजम्पशन। बाद में अर्थव्यवस्था के विकसित हो जाने पर उपभोग कुछ और हो जाता है। इसी तरह आय की विषमता बढ़ती है। अगर अर्थव्यवस्था विकास करती है तेजी से तो तेजी से आय की विषमता बढ़ती है। कुजनेट्स वक्र में मैंने बताया था, यहाँ भी चर्चा होगी। देश का जो एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर है, निर्यात संरचना, उसमें भी बदलाव आते हैं जब देश का विकास होता है, अर्थव्यवस्था का विकास होता है जब। साथ ही जो जनसंख्या का स्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन का, खासकर पॉपुलेशन ग्रोथ का, उस स्ट्रक्चर में भी बदलाव आते हैं। तो इन 5 तरह के बदलाव पर यहाँ पर समझाते हुए चर्चा करूंगा, केवल आंकड़े ही नहीं लिखवाऊंगा। शुरुआत करने के लिए 5वां पॉइंट बेस्ट रहेगा, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जब देश आर्थिक विकास करता है तो देश में समृद्धि आती है। जब देश में समृद्धि आती है तो लोगों के पास भी समृद्धि आती है। लोगों के पास जब समृद्धि आती है तो व्यक्तिवादी चेतना, समृद्धि क्या करती है, चेतना ले आती है, व्यक्तिवादी चेतना। इसका अर्थ क्या होता है, व्यक्ति अपने जीवन को अधिक महत्व देने लगता है। व्यक्ति अपने जीवन को अधिक महत्व देने लगता है, भौतिक सुख सुविधाओं पर अधिक खर्च करने लगता है जब व्यक्ति के पास समृद्धि आती है। समृद्धि में व्यक्ति कम बच्चे पैदा करना चाहता है, उसको बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे, समृद्धि घट जाएगी, उसकी जो भौतिक वस्तुएं हैं उनकी मात्रा भी घट जाएगी, उसकी सुख सुविधाओं में कमी आ जाएगी, क्योंकि बच्चों पर खर्च करना पड़ेगा। साथ ही अगर कम बच्चे रहेंगे तो उसकी समृद्धि का लाभ बच्चों को भी मिलता है। बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो सभी गरीब हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से जब अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करती है तो जन्म दर और मृत्यु दर में तेजी से कमी आती है। जन्म दर में कमी इसलिए आती है क्योंकि व्यक्तिवादी चेतना का विकास होता है। आपने गरीबों को देखा होगा, गरीब कितना गरीब होता है, ढंग से खाने को नहीं, पहनने को नहीं, रहने को नहीं, लेकिन गरीब 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे। सड़क के किनारे आपने देखा होगा, कहीं भी टेंट लगा के बाटी चोखा लगाने लगते हैं। गरीब हैं लेकिन उनमें चेतना नहीं है, उन्हें ये चेतना नहीं होती कि मैं 6 बच्चे हम कर रहे हैं तो इसका रख रखाव कैसे होगा। व्यक्तिवादी चेतना नहीं आती है। ठीक है, एक गरीब हम 6 गरीब और पैदा कर दिए, उनकी भविष्य का उन्हें ख्याल नहीं होता है, इसलिए अधिक से अधिक बच्चे पैदा करते हैं। उन्हें लगता है कि बुढ़ापे का सहारा ये बनेंगे, चलो ठीक है, हम अगर भीख मांग रहे हैं तो 6 पैदा कर देंगे तो वो 6 भी भीख मांगेंगे, इससे आय बढ़ेगी। इस तरह की मानसिकता का विकास होता है। जबकि अमीरी बढ़ने पर व्यक्तिवादी चेतना आती है, जिससे जन्म दर में स्वाभाविक तौर पर कमी आती है। समझ गए? मृत्यु दर में भी कमी आने लगती है। कैसे? देश में समृद्धि बढ़ती है तो स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के बढ़ने से लोगों में पोषण स्तर बढ़ता है, साथ ही बीमारियों की संख्या कम होने लगती है, महामारियां एकदम समाप्त हो जाती हैं। अब कहाँ महामारी पाई जाती है? महामारी जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, प्लेग, चेचक। पहले क्या होता था, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में प्लेग, चेचक, डेंगू फैलता था तो गांव का गांव, शहर का शहर उजाड़ हो जाता था, साफ कर देता था, सभी लोग काल की ग्रास में चले जाते थे। लेकिन अब स्वास्थ्य सेवाएं जब बढ़ जाती हैं, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ जाती हैं, अस्पताल और डॉक्टर बढ़ने लगते हैं, तो मृत्यु दर में भी कमी आती है। ऐसा कब होता है? हम बता रहे हैं कि विकास की ओर बढ़ रही अर्थव्यवस्था में कुछ निश्चित संरचनात्मक बदलाव आते हैं, है ना। हर जो भी पॉइंट में समझाऊंगा इसी का विस्तार है। तो मृत्यु दर में कमी आती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर घटने लगती है। जन्म दर में कमी, मृत्यु दर में कमी, कुल प्रभाव ये होता है कि जनसंख्या वृद्धि दर घटने लगती है। 1 मिनट। फोन जंगल में रह गया था।
उदाहरण के लिए हम भारत को ही ले लें क्यों ना। 2001 में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 21.5। भारत एक दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है चीन के बाद। भारत चीन के बाद दूसरी सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है, यानी भारत का ग्रोथ रेट चीन के बाद दूसरे स्थान पे है। तो 2001 में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 21.5% थी। 2011 में कितनी होगी? 2011 के सेंसस में घटकर 17.64% हो गई। तो ये विकास का ही प्रभाव है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं, लोगों में चेतना आ रही है, धीरे धीरे मध्यम वर्ग का विस्तार हो रहा है, उच्च मध्य वर्ग का विस्तार हो रहा है धीरे धीरे। यानी जो निम्न मध्यम था वो मध्य में आ गया और मध्यम वर्ग फिर उच्च मध्यम में चला गया धीरे धीरे। ये स्वाभाविक विकास होता है समाज का। आज जो उच्च मध्यम वर्ग है कल वो उच्च वर्ग में प्रवेश कर जाएगा। ये स्वाभाविक विकास होता है समाज का। तो ये तभी होता है जब देश में समृद्धि आती है। तो भारत की ग्रोथ रेट 10 सालों में घटकर 17.64% हो गई। ऊपर की लाइन का विस्तार, जनसंख्या वृद्धि दर घटने लगती है। जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से घटने का परिणाम ये होता है, परिणाम स्वरूप आर्थिक समृद्धि दर, जो जीडीपी ग्रोथ रेट होता है हमारे देश में या किसी भी देश में, जीडीपी का ग्रोथ रेट अभी कितना है? 7-7.5% के बीच है। कुछ एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं याद आ रहा है, लगभग 7.5% से कुछ ऊपर ही होगा। तो परिणाम स्वरूप आर्थिक वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक हो जाती है। ये एक बहुत अच्छा संकेत होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से अधिक हो जाती है, यानी जितनी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है उससे अधिक आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है। ये एक अच्छा लक्षण होता है और ऐसा होते ही देश विकसित की कैटेगरी में आ जाती है, अर्थव्यवस्था विकसित की कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन भारत में क्या है? भारत में क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर अभी लगभग 18% है और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितना है? लगभग 7.5% है। इसका मतलब क्या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ना है? नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट चीन का है, जो कि लगभग 10 से 11% के लगभग रहता है। 11% के लगभग ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा चीन का होता है, लगभग 11%। तो भारत का भी ग्रोथ रेट 10 से 11% से ऊपर नहीं जाने वाला है कभी भी। तो ग्रोथ रेट से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। उम्मीद किससे की जाएगी? उम्मीद पॉपुलेशन से की जाएगी। जिस तरह से पॉपुलेशन हर 10 वर्ष पश्चात लगातार तेजी से गिरते हुए नीचे आ रही है। 1991 की जनगणना में 23% लगभग ग्रोथ रेट थी, 2001 में 21% हो गई, 2011 में 17.64% हो गई। ये क्यों हो रहा है? समाज की मानसिकता धीरे धीरे बदल रही है, साथ ही स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं भी आ रही है। तो जब जनसंख्या वृद्धि दर घटने लगता है तो आर्थिक समृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक हो जाती है और ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा लक्षण माना जाता है। ये समझ गए? आइए अब पहले से शुरू करते हैं। जब कोई देश विकासशील अर्थव्यवस्था से तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा होता है तो सकल घरेलू उत्पाद में, देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं? सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के प्रतिशत योगदान में तेजी से कमी आती है। यानी कृषि क्षेत्र में जो प्रोडक्शन होता है उसके प्रतिशत योगदान में 100% अगर माने तो कृषि क्षेत्र का जो प्रतिशत योगदान है उसमें तेजी से कमी आती है। इसका अर्थ ये नहीं कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन घट गया। देश का विकास हो रहा है तो कृषि क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ रहा है। मैं बात कर रहा हूं प्रतिशत योगदान की। तो कृषि क्षेत्र के प्रतिशत योगदान में तेजी से कमी आती है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ने लगता है। उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जितनी तेजी से बढ़ेगा कृषि का योगदान लगातार कम होता चला जाता है और ये एक अच्छा लक्षण है, बुरा लक्षण नहीं है। तो विकास की ओर बढ़ रही अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के योगदान में तेजी से कमी आती है, प्रतिशत योगदान में। उदाहरण के लिए उदाहरण देख लेते हैं। 1950-51 में जब देश आजाद हुआ था तो 1950-51 में भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 55.4% था। 1950-51 में देश में जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 55.4% था। यानी देश में आधे से भी अधिक उत्पादन कृषि क्षेत्र से प्राप्त हो रहा था। यानी कि हमारा विनिर्माण सेक्टर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र बहुत ही पीछे था। क्योंकि देश अभी अभी आजाद हुआ था। देश में उद्योग जब तक अंग्रेज शासन करते रहे औद्योगिक क्षेत्र पिछड़ा ही रह गया, सर्विस सेक्टर उभर नहीं पाया। तो कृषि ही था जो था वो कृषि क्षेत्र था।
यही कारण है कि 1950 के भारत में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 55% था। ये अच्छी बात नहीं है। इसका अर्थ है कि उद्योग और सेवा क्षेत्र दोनों 45% में ही सिमटे हुए थे। 100 में से 55 घटाएंगे तो लगभग 45 होता है। तो पूरा उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र 45% में सिमटे हुए थे, और जबकि कृषि क्षेत्र 55% था। अब आज का परिदृश्य देखते हैं, जो कि 2014-15 में कृषि क्षेत्र का योगदान 2014-15 में घटकर 17.4% पर आ गया। इसका अर्थ क्या है कि कृषि क्षेत्र का योगदान घटा जीडीपी में, और उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ता चला गया, है ना। ऐसा तब होता है जब अर्थव्यवस्था तेजी से उन्मुख होती है विकास की तरफ। नेक्स्ट, जीडीपी में उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के प्रतिशत योगदान में तेजी से वृद्धि होती है। उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के प्रतिशत योगदान में तेजी से वृद्धि होती है, लेकिन सेवा क्षेत्र के योगदान में तेजी से वृद्धि होती है। सबसे ज्यादा वृद्धि सर्विस सेक्टर में होती है। सर्विस सेक्टर का अंशदान तेजी से बढ़ता है, सबसे तेजी से बढ़ता है। उदाहरण के लिए अब पहले उद्योग को देख लेते हैं। 1950-51 में जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का योगदान 16.6% था, जो कि 2012-13 में बढ़कर 27.3% पर आ गया है। 16.6% था उस समय जब देश आजाद हुआ था, और आज कितना है? 2012-13 का आंकड़ा है 27 सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का अंशदान 2012-13 में बढ़कर 27.3% हो गया है। इसी प्रकार 1950-51 में जीडीपी में सेवा क्षेत्र का अंशदान 28% था, जो कि 13-14 में बढ़कर 53% पर लगभग 53% हो गया है। दशमलव में कुछ आगे पीछे हो सकता है। सही आंकड़े फिर आपको दिए जाएंगे। ये मोटा मोटा है। इसमें जो पूछा जाता है बार बार कृषि क्षेत्र का ही पूछा जाता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र देश में आज भी ज्यादातर जनसंख्या कृषि में रोजगार प्राप्त करती है। ये अलग बात है कि जीडीपी में कृषि का योगदान 17% ही है। ये एक बुराई है कि जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 17% है, और देश में सबसे ज्यादा कामगार किस क्षेत्र में है? उद्योग रोजगार करने वाले लोग किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में। लगभग 54% जनसंख्या हमारे देश की आज भी कृषि क्षेत्र में लगी है, जबकि जीडीपी में, ये लिख लीजिए नोट करके, कि लगभग 54% जनसंख्या हमारे देश में कृषि क्षेत्र में रोजगार पाती है। जनसंख्या नहीं, लगभग देश में कुल कामगारों में कुल कार्यशील जनसंख्या का 54% कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगा है, जबकि जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान महज 17% है। इसका अर्थ है कि हमारा उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र पर्याप्त रोजगार उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। तभी तो 54% लोग कुल कार्यशील जनसंख्या के यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि अच्छा लक्षण नहीं है। यानी उत्पादन में इसका योगदान बहुत कम, प्रोडक्शन में, और रोजगार बहुत दे रही है, मतलब लोगों का आय नहीं है। कृषि क्षेत्र में भले ही दिखाने के लिए 54% जनसंख्या लगी हुई है, लेकिन उनके पास इनकम नहीं है। क्यों? कृषि क्षेत्र में जो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो उसमें लगे लोगों को इनकम कहां से प्राप्त होगा? समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट, दूसरा, लोगों का जो कंजम्पशन स्ट्रक्चर है, उपभोग संरचना, उसमें बदलाव आता है। जब देश अल्प विकसित होता है तो लोग खाद्यान्नों पर, फूड ग्रेन्स पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। जब देश अल्प विकसित होता है, यानी लोगों का जो टोटल कंजम्पशन होता है उसमें खाद्यान्नों पर जो खर्च होता है उसका प्रतिशत ज्यादा होता है। और जो टिकाऊ वस्तुएं हैं, जो उपभोग वाली वस्तुएं हैं, टिकाऊ उपभोग वाली वस्तुएं, जैसे फर्नीचर, फ्रिज, एसी, कार, है ना, ये टिकाऊ उपभोग वस्तुएं हैं। तो खाद्यान्नों के उपभोग में जब अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो खाद्यान्नों के उपभोग में कमी आने लगती है, और गैर खाद्यान्न वस्तुओं के उपभोग में तेजी से वृद्धि होने लगती है। लोगों की आय बढ़ने के साथ साथ टिकाऊ उपभोग वस्तुओं के प्रयोग में तेजी से वृद्धि होती चली जाती है। नेक्स्ट, कुजनेट्स वक्र। कुजनेट्स ने कहा था कि जब कोई भी अर्थव्यवस्था विकास करती है तो प्रारंभ में देश के लोगों में आय की विषमता बढ़ती है, मतलब अमीर और अमीर होता चला जाता है और गरीब वहीं पर रहता है, यानी पैसे का संकेंद्रण कुछ ही लोगों के पास होता है। जब देश में आर्थिक समृद्धि बढ़ती है तो आय की विषमता बढ़ती चली जाती है आर्थिक समृद्धि के साथ साथ, क्योंकि पैसे का संकेंद्रण कुछ ही लोगों के पास होता है। प्रत्येक व्यक्ति को समृद्धि का लाभ प्रारंभ में नहीं मिल पाता,
लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता चला जाता है, समृद्धि का लाभ रिस्क रोजगार के माध्यम से निचले लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, प्रारंभ में लोगों में आय की क्षमता बढ़ती है, लेकिन बाद में यह विषमता कम होती चली जाती है, क्योंकि पैसे का रिसाव नीचे की तरफ होने लगता है। कैसे? रोजगार के माध्यम से। अभी हमारे देश में क्या है, आय की विषमता बढ़ रही है। भारत में क्या है, कुजनेट्स वक्र के अनुसार, जो कि उल्टे यू के आकार का होता है, उल्टे यू के आकार का, अभी हमारे देश में आय की विषमता तेजी से बढ़ रही है। अभी काफी समय लगेगा आय की विषमता समाप्त होने में। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में रोजगार उतना पैदा नहीं हो पाता है। साथ ही जो देश की समृद्धि दर होती है वो जनसंख्या दर से बहुत कम होती है। एक समय ऐसा आएगा कि समृद्धि दर जनसंख्या दर से अधिक हो जाएगी, तब आय की विषमता भी घट जाएगी। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, प्राथमिक निर्यात स्ट्रक्चर देखते हैं, एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर। प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में कमी आती है। प्राथमिक वस्तुएं क्या होती हैं? रॉ मटेरियल, जैसे कृषि क्षेत्र में कच्चा माल। जब देश अल्प विकसित होता है तो कच्चा माल ही निर्यात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उद्योग क्षेत्र है नहीं, सेवा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, तो क्या क्या एक्सपोर्ट करेगा? उसके पास वही खेती किसानी की चीजें हैं। दूध एक्सपोर्ट करेगा, अनाज एक्सपोर्ट करेगा, खाने वाला तेल, खाद्य तेल एक्सपोर्ट करेगा। तो ये कच्चा माल ही वो प्राथमिक वस्तु है, मतलब जो विनिर्मित नहीं होती। अब जैसे आपने दूध कच्चा माल है, लेकिन दूध से पनीर बना दिया, घी बना दिया, चॉकलेट्स बना दिए, मिठाई बना दिया, तो ये क्या है? विनिर्मित वस्तु है। और दूध क्या है? कच्चा माल है, प्राथमिक वस्तुओं में आ जाएगा। तो प्राथमिक वस्तु, जब देश अल्प विकसित होता है तो प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात अधिक करता है। लिखेंगे इसे कि जब देश अल्प विकसित होता है तो प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात अधिक होता है, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात कम होता है। क्यों? क्योंकि उद्योग क्षेत्र पिछड़ा होता है। लेकिन जब देश विकसित होने लगता है, विकास करने लगता है, तो प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में कमी आती है और विनिर्मित वस्तुएं जो कारखाने में बनती हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स, तो विनिर्मित वस्तुओं की निर्यात में तेजी से वृद्धि होने लगती है, क्योंकि उद्योग क्षेत्र का विकास होने लगता है ना? तो ये था, जब कोई भी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित से विकसित की तरफ या विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ती है तो उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। इन स्ट्रक्चरल चेंजेस से हमेशा सवाल बनते रहे हैं। महत्वपूर्ण एरिया था, इसलिए सारा एक साथ कलेक्ट करके मैंने लिखवा दिया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नोट्स बनाते रहिए। नमस्कार।